रोम में कलोसियम होता था, यानी कि एक स्टेडियम होता था जहां आम जनता को बुलाया जाता था और उस स्टेडियम के अंदर आदमियों में लड़ाई, आदमियों और जानवरों में लड़ाई, जानवरों और जानवरों में लड़ाई। दरअसल उस वक्त के शासकों ने कलोसियम का इंतजाम कर रखा था ताकि आम जनता का ध्यान जो है असल मुद्दों से भटकाया जा सके। दोस्तों, हकीकत यह है कि आज के वक्त टेलीविजन स्टूडियोज, भारत के टेलीविजन स्टूडियोज इसी तरह के स्टेडियम, इसी तरह के कलोसियम हो गए हैं जहां मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, सरकार से सवाल नहीं किए जाते, जवाबदेही नहीं तय की जाती और एक तमाशा बनाया गया है। और इस तमाशे में एक नाम उभर कर आता है जिसका नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा अच्छे भले आदमी हुआ करते थे डॉक्टर साहब, आजकल ओएनजीसी में है। तो संबित पात्रा के साथ दिक्कत यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आते हैं और जैसा कि एक बुली होता है ना, एक दबंग होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं और एंकर्स उनकी बदतमीजी के लिए उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। शिशुपाल बैठ जा, मौलाना बैठ, मौलाना राम के लिए मुंह मत खोल, आसाराम पर तो बात करनी पड़ेगी। असली हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर बैठ जा, मौलाना बैठ। नहीं, पीठ दिखाओ अपने मुंह का, कहां सूखा पान खा के 500 रुपए का पान खाता है मौलाना। यानी कि संबित पात्रा ने किसी को धर्म के आधार पर जलील किया। संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का बाप बता दिया, निहायत ही बदतमीज तरीके से। हमारे राहुल गांधी कौन है? अखिलेश भैया ने कहा था हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे कि आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए। मगर इस शख्स ने कभी भी अपने बर्ताव के लिए माफी नहीं मांगी। उल्टा कुछ दिनों पहले की बात है कि राजदीप सरदेसाई को अपने ट्विटर हैंडल पर माफी मांगनी पड़ी संबित पात्रा की बदतमीजी के लिए। राजदीप सरदेसाई जैसा गंभीर पत्रकार, उसे माफी मांगनी पड़ी, जबकि यह माफी मांगनी चाहिए संबित पात्रा को। मगर सवाल यह कि राजदीप को माफी क्यों मांगनी पड़ी? राजदीप को माफी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर वो संबित पात्रा को कटघरे में रखेंगे तो कल से भारतीय जनता पार्टी उनके शो में बीजेपी के प्रवक्ता भेजना बंद कर देगी। इसकी ढेरों मिसालें हैं, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। मगर उससे पहले जो चीज मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि जब आम इंसान सवाल करता है या पत्रकार सवाल करता है, चाहे वो जितना भी आसान सवाल हो, तो संबित पात्रा जैसे बिगड़ैल प्रवक्ताओं को भी भागना पड़ता है। नारी शक्ति को आगे रखते हुए सभी ने इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद कहा है, विजय राहटकर जी को धन्यवाद कहा है कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है और आज इसीलिए मुझे भी यहाँ बुलाया गया था। सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और ऐसे में अकबर जी पर आरोप लगते हैं, केंद्रीय मंत्री पर, और जवाब नहीं आता, इसका क्या हो गया? नहीं, जवाब तो कम से कम, जब महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं तो जवाब तो कम से कम दिया। स्वामी जी कुछ तो बता दीजिए, स्वामी जी कुछ तो जवाब दे दीजिए कि आखिर महिला सशक्तिकरण की बात अगर चल रही है, आप सवालों से भागने की कोशिश तो कम नहीं, वक्ता होते हुए भी सवालों से। अकबर जी के मामले पर क्या कहेंगे बता दीजिए। इसमें हाँ मैं देखूंगा। स्वामी जी अकबर जी के मामले। तो सवाल बहुत सरल था मगर संबित को भागना पड़ा। दूसरी मिसाल है जब वो मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में भोपाल में एक मॉल के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आप जिस जमीन कब्जे पर सवाल कर रहे हैं, आपके एक विधायक है, बीजेपी के विधायक, जो खुद जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, तो क्या कहेंगे आप? संबित पात्रा के माथे पर पसीना था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कानून को ऊपर रखना चाहती है, इसीलिए आपका एक विधायक हजारीलाल डांगी विकलांगों की भूमि हड़प ली, उसके बारे में क्या कहना है आपका सर? ये विषय अभी प्रदर्शन हुआ था भाजपा का, विषय जरूर हमारे प्रवक्ता बोलेंगे। धन्यवाद। मैं अभी अंदर देखने जाऊंगा कि नहीं, मैं अभी अंदर देखने जाऊंगा कि नेशनल हेराल्ड कहाँ प्रिंटिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल दोनों ही मौके पर बहुत आसान थे मगर संबित पात्रा उनका जवाब नहीं देना चाहते थे या नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि संबित पात्रा को बिगाड़ने का काम न्यूज चैनल्स के एंकर ने किया है जो उनसे कठिन सवाल पूछते ही नहीं।
जो उनकी बदतमीजी के लिए उन्हें कटघरे में रखते ही नहीं। और संबित ऐसे नहीं होते थे। अब उनके दिमाग में ताकत का अहंकार चला गया है। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई नहीं हो। विकास की राजनीति के बयार के साथ हम आगे बढ़े। जितने लोग भी पैनल में बैठे हैं, हम लोग अगर हिंदू मुस्लिम बन के लड़ना शुरू कर दे तो देश समाप्त हो जाएगा। ये उचित नहीं है। हम चिल्ला चोट की राजनीति ना करें, लड़ने की बात ना करें। राम मंदिर में जाके मंदिर मत बनाओ, पूजा मत करो, राम जी की मूर्ति मत बनाओ, बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अब फटाके भी नहीं फोड़ूंगा, राम जी की पूजा भी नहीं करूंगा, बस अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा अब तो। असली हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर वहीं बनेगा। मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा। मेरा असली चेहरा है ये, मेरा असली चेहरा है ये, मेरा असली चेहरा है। अब उन्हें लगता है कि चूंकि मैं सत्तारूढ़ बीजेपी का प्रवक्ता हूं, लिहाजा मैं कुछ भी कह सकता हूं। आजकल क्या होता है, हमारे न्यूज चैनल्स जो हैं ड्राइंग रूम्स में चलते हैं और इसमें जो जो प्रसारित किया जाता है, जो जो टेलीकास्ट होता है, वो आपके घर का हर व्यक्ति सुनता है, आपके छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं। आप सोचिए, जो भाषा अभी कुछ देर पहले आपने संबित पात्रा की सुनी, आपके बच्चे वही सीखेंगे, आपके बच्चे उसी अंदाज में अपने बाकी क्लासमेट्स को बुलाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात, हमारे देश का जो सांप्रदायिक ताना बाना है, सौहार्द है, उस पर असर पड़ता है। समाज में एक असुरक्षा पैदा होती है, शांति पर असर पड़ता है इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह की डिबेट से। और तीसरी और अहम बात, जब हम इस तरह का प्रोपेगेंडा अपने टेलीविजन पर चलाते हैं, जब हम असली मुद्दों पर फोकस नहीं करते हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदेही खत्म हो जाती है। जवाबदेही खत्म हो जाती है जब इस तरह का ड्रामा, जो हमारे न्यूज चैनल्स पर चल रहा है, उस तरह का ड्रामा जब चलता है, जो कि बिल्कुल रोम की सभ्यता के दौरान कलोसियम में जिस तरह का तमाशा चल रहा था, वैसा ही प्रतीत होता है। सुनो, अल्लाह के भक्त हो या भगवान विष्णु के भक्त हो, पहले ये बताओ, पहले बताओ जरा। नहीं, फिर बैठ जाओ चुपचाप, फिर चुपचाप बैठ जाओ। किसी मस्जिद का नाम रख दूंगा मैं भगवान विष्णु के नाम पे, फिर चिल्लाते फिरोगे। बैठ जाओ। देखिए, संबित पात्रा तो सिर्फ एक सिंबल है। हो क्या रहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के कई नेता, कई मंत्री कुछ भी बोल देते हैं और उसे चैलेंज पत्रकार नहीं करते हैं, जो कि उनका धर्म है। मसलन रविशंकर प्रसाद ने यह तक कह दिया था कि शशि थरूर के खिलाफ उनकी पत्नी के मर्डर को लेकर चार्जशीट है, जो सरासर झूठ है। मगर उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कानून मंत्री की इस गलत बयानी पर सवाल नहीं पूछा। आखिर क्यों? और सवाल सिर्फ रविशंकर प्रसाद का नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कोटा में अपनी एक रैली में यह तक कह देते हैं कि मेरे एक कार्यकर्ता ने एक झूठ फैलाया और उस झूठ का हमें बहुत फायदा हुआ। यह सवाल तो है, यह मुद्दा तो है करने जैसा, मगर करना मत। आप देखिए कि अमित शाह के इस बयान से देश के युवा पर, उनके अपने कार्यकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब इस तरह की सीख बीजेपी अध्यक्ष देंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका युवा, उनका कार्यकर्ता असल जिंदगी में किस तरह की हरकतें करेगा। और इस पर भी अमित शाह से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया गया। और क्या आप जानते हैं कि जो पत्रकार इस तरह के कठिन सवाल करते हैं, उनके साथ क्या होता है? मैं आपको अपनी ही मिसाल देना चाहूंगा। आज से करीब 1 या 1.5 साल पहले की बात है, जब मुझे अचानक डिबेट्स से हटा दिया गया था। यानी कि जिस भी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता आते थे, मुझे अचानक हटा दिया गया। इससे पहले हो क्या रहा था कि मेरा एक अंदाजे बयां है डिबेट्स करने का, जिसमें मैं सत्ता में बैठे लोगों से कठिन सवाल करता हूं। मैंने अपने बॉस से पूछा, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कई दिनों तक तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया, मगर आखिरकार उन्होंने मुझे जवाब दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अभिसार, बीजेपी आला कमान की तरफ से संदेश आया है कि जब तक अभिसार शर्मा पैनल में रहेगा, हम अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। यह उस पॉलिटिकल पार्टी का हाल है जिसके पास इतिहास में सुषमा स्वराज जैसे प्रवक्ता रहे हैं, अरुण जेटली जैसे प्रवक्ता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शानदार स्पीकर्स रहे हैं,
खुद नरेंद्र मोदी प्रवक्ता थे बीजेपी के। यह हाल उस पॉलिटिकल पार्टी का है जो सवालों से भागती है। और आप मेरे जैसे पत्रकारों का धर्म संकट समझिए, क्योंकि जब सत्ता की पॉलिटिकल पार्टी आपको बॉयकॉट कर देती है, तब आपकी राहें लगातार मुश्किल होती जाती हैं। तब आपके संस्थान पर यह प्रेशर डाला जाता है कि आप इस व्यक्ति को हटाइए, वरना हम आप पर अन्य तरीकों से दबाव बनाएंगे, चाहे वो बिजनेस के जरिए हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए हो, या फिर एक संस्था कोई बहुत बड़ा आयोजन करे और उस आयोजन में बीजेपी अपने मिनिस्टर्स को ही भेजने से मना कर दे। और आपको क्या लगता है, आज बीजेपी कर रही है, कल जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी बीजेपी के बाद, उनके मुंह में भी खून लग चुका है। वो देख चुके हैं कि मीडिया जो है कितना झुका हुआ है। मीडिया को आप थोड़ा डराइए और आप देखिए किस तरह से जमीन पे लौटने लगता है मीडिया। दोस्तों, यही वजह है कि मुद्दे लगातार न्यूज चैनल्स पर बौने होते जा रहे हैं, असल मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि संबित पात्रा जैसे लोगों का ड्रामा बदस्तूर बने रहेगा और न्यूज एंकर्स इसे चैलेंज भी नहीं करेंगे। मगर मेरे पीछे इस शख्स की तस्वीर जरूर देखिए। उन भक्तों की तरह मत बनिए जो इनकी तस्वीर तो लगाते हैं मगर इनके आदर्शों को नहीं समझते हैं। जी हां, सही मायनों में सवाल करना मत भूलिए, बेबाकी से अपनी राय रखना मत भूलिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद भी रखा करते थे। और हम बेबाक में इस बात को समझते हैं, क्योंकि देखिए, जब सवाल नहीं किए जाएंगे, जब सत्ता में बैठे लोगों के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। और ये बोझ मैं कम से कम अपनी आत्मा पर बर्दाश्त नहीं कर सकता।